हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको PT 365 का आर्ट एंड कल्चर की क्लास कराने जा रहा हूँ, जिसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से हर साल जो है 12 से 13 क्वेश्चंस आते ही हैं। और कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपको मंदिर है, मूर्तियाँ स्थापित हैं, इससे सवाल बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, जो पेंटिंग्स हो गई, इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई, कुछ जनजातियां हैं वो आती हैं, ठीक है, वो खबर में GI टैग्स वगैरह। और एक ही आपने देखा होगा पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस करके, तो जो आपका ये ऐतिहासिक बंदरगाह है, अशोक के शिलालेख है, इस पे पिछले 2 सालों में ही जो है 3 सालों में सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो इस पे परिशिष्ट बना कर दिया है, मैप बना कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से इस वाले विजन IAS के डॉक्यूमेंट में बताया गया है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए जो है ये क्लास बहुत अच्छे से आप देखिएगा और चीज़ों को समझने के प्रयास करिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक है कि स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना, डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। होता क्या है? पहली बात, मान लो कोई स्मारक है तो उसको संरक्षण की सूची से हटाना। ये बात कुछ आपके समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बिल्कुल आपको आसान करता हूँ। एक संस्था है, उसके नाम है ASI। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका हिंदी में नाम है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका लोगो आप देख रहे होंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का इनको जो है जनक माना जाता है। ये ASI जो संस्था है ना, ये किसके मंत्रालय के संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित होती है। ठीक, करता क्या है ये? तो जो भी प्राचीन स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होती हैं, जो अभी पुरावशेष होते हैं, उनका क्या करता है? उन पे जो है अनुसंधान, रिसर्च करता है, उसका संरक्षण करता है, प्रिजर्वेशन, रख रखाव करता है, और उसके लिए जो है वो बहुत सारे नियम, कायदे, कानून के थ्रू जो है उसको रेगुलेट करता है। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अब इसके तहत कई सारे काम सौंपे गए हैं। ठीक है, तो एक एक्ट है, आप ये अधिनियम है, एक्ट 1958 में ये एक्ट आया था, मतलब ये नियम आया था कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। ठीक है, जो प्राचीन स्मारक हैं और पुरातात्विक स्थल हैं या अवशेष कुछ है प्राचीन, तो उस पर एक एक्ट आया था, उसको बोलते हैं एमासर जो है अधिनियम, AMASR। ठीक है, अधिनियम है। और इसी के साथ एक और जो आता है वो एक एक्ट है, पुरावशेष व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम। तो इन्हीं 2 अधिनियमों के तहत जो है देश भर में जितनी भी पुरातात्विक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उनको ये कंट्रोल करता है। कौन? ASI। ठीक, अब ये करती क्या है? जो विश्व धरोहर संपत्ति है या जो सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे जो भी संरक्षित स्मारक होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थल होते हैं, उसकी सुरक्षा की, रख रखाव की, उसका पूरा रख रखाव, उसका संचालन जो है ये कौन करता है? ASI करता है। ठीक है, तो ASI के पास जो है उसने किया क्या, ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि ASI ने जो है वो 24 जो लुप्तप्राय स्मारक थे, उसमें से 18 को स्मारकों की जो केंद्रीय संरक्षित सूची थी, सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट CPM जिसको बोलते हैं, उसको हटाने की घोषणा कर दी। मतलब 24 जो है क्या है? लुप्त या अप्राप्त स्मारक थे, उनमें से 18 को सूची से, केंद्रीय संरक्षण सूची से वो हटा दिया। ठीक, अब बात आती है कि ये हटाया कैसे है, उसका क्या है, तो वो समझो पहले आप। किसी भी स्मारक को अब केंद्रीय संरक्षित सूची जो CPM है उससे हटाने का मतलब यही हो जाता है ना कि अब उसका जो संरक्षण है, परिरक्षण है, रख रखाव, देखभाल होगा, वो ASI नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो पूरा संरक्षण, रख रखाव, देख रखाव किस एक्ट के थ्रू होता है? तो वही जो बताया मैंने, AMASR एक्ट की धारा 35 के तहत। अब इस सूची को हटा दिया जाएगा तो उसके आसपास का निर्माण कार्य और शहरीकरण संबंधी गतिविधियां जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगर वो सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसके आसपास आप 2 मंजिल से ऊपर अधिक जो इमारत नहीं बना सकते, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, खुदाई कार्य नहीं कर सकते, साथ साथ आपका जो है शहरीकरण से लेकर के तमाम जो भी जो कंस्ट्रक्टेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं बैन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हुआ है कि किस धारा के तहत जो है इसको हटाया गया है, तो वो समझो आप। तो देखो, ये धारा जो है इसमें बताया गया आपको कि जो धारा 35 है उसके तहत जो है केंद्रीय सूची से उनका नाम हटाया जाएगा।
ठीक है। तो यह जो धारा होती है वो ये केंद्र सरकार को घोषित करने का अधिकार देती है कि कोई भी जो अवशेष है या पुरातात्विक स्थल है वो उस राष्ट्रीय महत्व का नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखो कैग की जो ऑडिट टीम थी उसने भी जो है इसमें लुप्त स्मारक के जो है ये जो अपनी टीम ने उसमें रिपोर्ट में उसका जिक्र किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे इस स्मारक में देखो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं उसमें धारा 3 के तहत क्या होते हैं कि ऐसे जो महत्व के स्थल या ऐतिहासिक स्मारक शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, ठीक है। और जो धारा 4 होती है इसमें कोई भी जो प्राचीन स्मारक होता है जो कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है उसको ऑफिशियल जो एक राजपत्र होता है उसमें नोटिफिकेशन के जरिए उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जो है वो घोषित कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब हटा ही दिया गया तो और तथ्य क्या है इसमें बताया गया है कि अभी आप देखो एएसआई ने कुछ महीने पहले, मतलब कुछ साल नहीं, साल भर पहले स्मारकों की सूची जारी की थी। जब पिछला वाला मैंने पीटी कराया था ना तो उस वक्त इसमें पढ़ाया था जो कि गायब हो गए थे, ठीक। अब इसी स्मारकों का जो है राष्ट्रीय महत्व तो अब रह नहीं गया है, ठीक। तो इसमें से 18 को इस कंजर्वेशन वाली सूची जो है प्रोटेक्शन वाली जो सूची है उससे हटाने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा का जो मुजेसर गांव बोलते हैं उसको, मीनार नंबर 13 है, झांसी में गनर बुरकिल का मकबरा है, वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर है, तमाम जो है ये सब अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये बातें कोस मीनारें हैं, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो। अभी इसका कानूनी स्थिति अगर देखें तो डीपीएसपी का जो हमारा आर्टिकल 49 है वो कहता क्या है कि देश भर में जो राष्ट्रीय महत्व के कोई भी स्मारक होंगे, ऐतिहासिक हों या कलात्मक हो, कोई भी बता लो, तो उसको संरक्षण करना है, ठीक है। यह MSR एक्ट में बताया भी आपको। फिर इसमें संशोधन एक्ट 2010 में आया था, इसी के तहत जो क्या बनाया गया, एक प्राधिकरण बनाया गया, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ये तमाम जो है कानूनी स्थितियाँ हैं, बता दिया गया मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं इसमें एक बहुत अच्छा खबर है कि सुर्खियों में क्यों रहा नालंदा विश्वविद्यालय। तो प्रधानमंत्री ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर था उसका उद्घाटन किया, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं, अलग अलग सभ्यताओं के बीच में संवाद केंद्र, ठीक है, इसके रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक में बताया गया है फोटो में। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी 5वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी तक जो है शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र के रूप में ये कार्य करता रहा। एक जो है एक मोनिस्टिक जो है यानी कि मठी विश्वविद्यालय था। और यहाँ पे आप ध्यान देखो इसका जो स्ट्रक्चरल जो अवशेष मिले थे उसमें महाविहार था। महाविहार और चैत्य दोनों में अंतर जान लो। चैत्य जो होता है जहाँ पे उपासना होती है, ठीक है, उपासना, और जो महाविहार है उसमें क्या होता है आपका कि वहाँ पे आवासीय और शैक्षणिक दोनों जो है वो भवन होते हैं, ठीक। ये बातें हैं। अब नालंदा के जो प्रमुख शैक्षिक उत्कृष्टता और जो पाठ्यक्रम और करिकुलम क्या था वो समझो आप। तो मुख्य विषय कौन कौन से थे, तो वेद थे, तीनों बौद्ध के पंथ पढ़ाए जाते थे, ललित कला था, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला, इन तमाम चीज़ों की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। थेरवाद क्या है, इससे तीनों बौद्ध पंथ में थेरवाद की बात समझो। थेरवाद का अर्थ है पाली भाषा में कि बुजुर्गों का सिद्धांत। महायान का है कि बड़ा वाहन, और व्रजयान का है यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक पंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होती थी, तो योग्यता के आधार पे जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होता था और जो है ये आपका इसका एंट्री होती थी, यहाँ पे एडमिशन होते थे। विश्वविद्यालय में जो है पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप में जो है धर्म गुंज कहते थे या सत्य का शिखर कहते थे। बहुत सारी पुस्तकें थी, 9 मिलियन से अधिक पुस्तकें, यानी कि 10-90 लाख करीब करोड़ों तक संख्या जाती है इसकी पुस्तकों की, सब नष्ट कर दिया, ठीक है। संरक्षक इसके बहुत सारे हुए, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने भी, पाल शासकों ने भी बहुत सारे इसको जो है संरक्षण दिया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने नालंदा के सारीपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया था, मंदिर भी बनवाया था। 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक तुर्क सेनापति आता है बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा सकता है ना कि जो विश्वविद्यालय फिर से खोजने का काम श्रेय किसको आता है, तो सर फ्रांसिस बुकानन को जाता है, ठीक है। इस पूरे नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन कौन से थे वो चीज़ समझो आप। इंपॉर्टेंट व्यक्ति नालंदा से जुड़े थे। तो पाली भाषा में जो भी बौद्ध साहित्यों जो रचित बौद्ध साहित्य है उसके अनुसार क्या है कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा की यात्रा की थी और 2 शिष्य थे। कौन था, एक सारीपुत्र, दूसरा जो था मोगलन, ठीक है। तो ये भी वह नालंदा से ही थे।
और यहाँ पे जो ध्यान देना है कि महावीर जो वर्धमान थे उन्होंने भी जो है 14 वर्षा ऋतु यहाँ पे बिताई थी। कहाँ पे? नालंदा में। शिक्षक अगर देखो तो यहाँ पे नालंदा के तो आर्यभट्ट थे, यही नालंदा में अध्ययन अध्यापन किया था। शून्य के आविष्कारक नागार्जुन थे, महायान शाखा के दार्शनिक फिलोसोफर थे। दिग्नाग थे, तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक। धर्मपाल थे, यानी एक विद्वान थे। अभयकर गुप्त थे, तांत्रिक साधक थे, ठीक। और नरोपा ये मठाधीश भी रहे थे। तो अभी यहाँ पे एक बात आती है कि नालंदा के जो यात्रा करने वाले बहुत सारे विदेशी यात्री थे। इसमें से इंपॉर्टेंट भी बात करें तो 7वीं शताब्दी में विद्वान ई किंग जुआंग यानी वेनसांग आया था नालंदा को उस वक्त नाला कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे जुआंग जान ने, यानी यही जो आपका वेनसांग है, उसने जो है सीलभद्र का दिन जो है नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था, ठीक है। ये बातें हैं। उसके स्थापत्य आर्किटेक्चर संबंधी विशेषताएं अगर बात देखो तो स्ट्रक्चर और उसका निर्माण है वो कुषाण की स्थापत्य शैली में उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात है यहाँ पे कि इसमें विहार है, वही जो आपको बताया, और चैत्य है। चैत्य उपासना स्थल होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना दोनों के फर्क में। पंचकोणीय आकृति वाला चैत्यों का उद्भव है वहाँ पे, और बौद्ध मंदिरों का प्रभाव इस पूरी जो स्ट्रक्चर है ना इसका मोन्यूमेंट्स उसमें देखने को मिलता है, ठीक। स्थापत्य कला संबंधी जो महत्व है उसमें अगर बात देखो आप तो नालंदा की जो स्टूको प्लास्टर विधि है उसने थाईलैंड की निर्माण विधियों को प्रभावित किया था, ठीक। धातु कला ने विद्वानों के जरिए जो है मलय द्वीप समूह, नेपाल, तिब्बत और जो है अनेक जगहों पे इस जो है कला विधि को जो है वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे निर्माण कार्य हो पाए, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे देखो नालंदा महाविहार की मूर्ति कला शैली के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्पत्ति इसकी तो स्टूको पत्थर और कांसे से तैयार होती थी। और ये देखो ध्यान देना इसमें यहाँ पे कि जो मिश्रण है यहाँ पे मूर्ति कला के विशिष्ट नालंदा शैली का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? तो बहुत सारे जो गुप्तकालीन 9वीं शताब्दी तक गुप्तकालीन जो बौद्ध कला शैली है, बिहार निर्माण की अनेक जो मध्यकालीन शैलियाँ हैं, तो उनसे मिल करके मिश्रण होकर के मूर्ति कला की एक विशिष्ट नालंदा शैली जो है यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक। अगर नालंदा मूर्ति कला की शैली में अगर देखें तो पाषाण जो निर्मित है वो उसमें चेहरे के हाव भाव की विशेषताएं, गठन, वस्त्रों, ये तमाम चीज़ों की यहाँ पे उल्लेख किया गया है। त्रिआयामी रूप में उसको जो है 3D स्ट्रक्चर में उसको जो है चित्रित करते थे। मूर्तियाँ आमतौर पे सपाट नहीं होती थी बल्कि 3D स्ट्रक्चर में होती थी, ठीक है। पीछे बहुत सारा उनका अलंकरण वगैरह होता था। तो इसमें सवाल ये सब नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। तक्षशिला बौद्ध का जो है वो शिक्षण केंद्र था। कहाँ पे है तक्षशिला? तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी और यूनेस्को के धरोहर स्थल में भी है। यहाँ पे अगर बात देखो, यहाँ पे अध्ययन करने वाले जो सिख थे वो पाणिनि थे, जो इन्होंने अष्टधाई के लेखक हैं, जीवक रहे हैं। और शासन कला की अगर बात करें सबसे कुशल और सबसे आदर्श रूप चाणक्य जिसको कहे जाते हैं वहीं से थे, ठीक है। विक्रमशिला, यहीं पे उन्होंने पढ़ाई की थी। विक्रमशिला जो है बिहार के भागलपुर में है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी जो स्थापना की थी, ठीक। और यहाँ पे देखें तो अतीश दीपांकर तिब्बत में जिन्होंने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया और वसुबंधु विक्रमशिला में अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रहे थे। उदंतपुरी कहाँ पे है? तो ये भी बिहार में ही है। भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये बात को आपको नोट करना है, ठीक। स्थापना किसने की थी? तो पाल शासक गोपाल प्रथम ने की थी। तिब्बती विद्वानों ने यहाँ पे अध्ययन भी किया था। नागार्जुन कोंडा आप जानते होंगे, नाम से ही सब लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पे रखा गया। शून्यवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया। रत्नागिरी है बौद्ध शिक्षा के केंद्र में, महायान और तंत्रयान के केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिस्पर्धी था, ठीक है। और यह ध्यान देखो यहाँ पे 3 बौद्ध स्थल थे, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। उड़ीसा के जो बौद्ध केंद्र थे इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड ट्रायंगल। एक किसी एग्जाम में डायमंड ट्रायंगल पूछा गया था, ठीक है। और वल्लभी है, जगदल है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है, इसमें जगदलपुर अगर दे देगा तो वो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। जब जगदलपुर है वो आपका छत्तीसगढ़ में है और जगदल क्या है वो बांग्लादेश में है। कंफ्यूज मत होना दोनों जगहों पे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, श्री जगन्नाथ मंदिर टेम्पल। तो इम्पॉर्टेंट है ये, सुर्खियों में क्यों रहा है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का जो द्वार है वो 46 साल बाद खुला है, ठीक है। 46 साल बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उसके बारे में समझते हैं। तो भगवान जो जगन्नाथ मंदिर है उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र को समर्पित है, ठीक। और इसका निर्माण है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश जो है उसके प्रथम शासक थे राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव, ठीक है। इन्होंने इसका निर्माण किया था। इसकी स्थापत्य शैली समझते हैं। तो यह जो शैली है मंदिर स्थापत्य की वो कलिंग शैली में निर्मित है।
नागर शैली जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी नागर वैसे सब पढ़ेंगे, तो नागर शैली की एक जो उप शैली है वो है कलिंग शैली। ठीक है, तो कलिंग शैली में जो है ये निर्मित है, वही नागर शैली इसको बोल सकते हैं। इसमें 4 भाग हैं, 4 भाग हैं इसमें, विमान या देउल। ठीक है, देउल जो विमान है मतलब उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर वाला ऐसे देखो, ये इसको पूरा विमान बोल रहे हैं। ठीक, विमान, तो ये विमान या देउल उसको बोलते हैं, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह यहाँ पे लिखा गया है, बट हम लोग नीचे और विस्तार से समझेंगे सभी चीज़ों को जब नागर वैसर समझेंगे तो। ठीक है, तो इसका जो पूरा है कि इसका विमान जो है नागर शैली में बना है। ठीक, विमान को शिखर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और जगमोहन जो है यानी यह पीढ़ा देउल के रूप में है, और शिखर जो है इसका क्या है, पिरामिड नुमा है। ठीक, नटमंडप जो है ये यहाँ पे नृत्य कक्ष है दर्शकों के लिए, और भोग मंडप है जहाँ पे प्रसाद वगैरह विशिष्ट अनुष्ठान वगैरह कार्य होते हैं, पूजा पाठ होती है। ठीक है, भगवान विष्णु के 24 रूपों को दर्शाती है। 4 यहाँ पे बहुत सारे जो है 4 अलग अलग जो आकृतियाँ दोनों ओर जो है भगवान विष्णु की उत्कीर्ण की गई हैं। ठीक है, 24 रूपों को दर्शाती हैं। अच्छा, रत्न भंडार के रूप बारे में देखते हैं, तो रत्न भंडार जो है वो जगमोहन का उत्तरी छोर है। इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें पूछेगा नहीं, बट क्यों पूछ सकता है यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये देखो ये सब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में से एक जो है मगाजी लड्डू जो दिया है इसको GI टैग मिला है। और ये कहाँ की मिठाई है, तो उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की पारंपरिक मिठाई है। ठीक है, मगाजी लड्डू नहीं लाडू लिखा है। अच्छा, अब आता है विरूपाक्ष मंदिर। सुर्खियों में क्यों रहा है कि हम्पी में भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया है, सालू मंडप का। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर क्या है, यह जो विरूपाक्ष को समर्पित है, शिव के रूप है। इनकी स्थानीय देवी जो पत्नी है, स्थानीय देवी पंपा है, और देवी पंपा को जो है माता पार्वती का अवतार माना जाता है। हम्पी में मंदिर है, कर्नाटक में। ठीक है, और यह द्रविड़ शैली में बना है। ठीक, इसमें हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नीचे समझने वाले हैं, अभी नहीं यहाँ पे सब आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, मंदिर जो स्थापत्य कला की विशेषताएं जो है वो अनेक शैलियों में क्या क्या हैं। तो पहला है द्रविड़ स्थापत्य शैली। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे बता रहा हूँ। जैसे देखो इसमें जो दिया नहीं गया है कि कृष्णा नदी से लेकर के आपका जो कन्याकुमारी वहाँ तक कौन सी शैली है, तो यही आपकी द्रविड़ शैली आती है, यानी कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, इस शैली की शुरुआत कब होती है, 8वीं शताब्दी में होती है। सुदूर दक्षिण में इसकी जो है अगर बात करें तो ये जो है 18वीं शताब्दी तक प्रासंगिक बनी रही। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इसमें निर्माण कार्य होते रहे, तो द्रविड़ शैली की बहुत सारी जो पहचान है उसको हम लोग समझेंगे। इसके मंदिर जो होते हैं ना बहुमंजिला होते हैं। क्या होते हैं, बहुमंजिला होते हैं। ठीक, अच्छा, पल्लव उनको द्रविड़ शैली का जो है वो जनक माना जाता है। ठीक है, किसको, पल्लव को। ठीक, अच्छा, चोल काल में जो द्रविड़ शैली थी एकदम अपनी उत्कर्ष काल में थी, इसके बाद विजय काल में जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है वो डाउन होती चली गई। ठीक, अच्छा, जो चोल काल था उसके द्रविड़ शैली में वास्तुकला जो था, आर्किटेक्चर, उसमें मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का जो है वो संगम हो चुका था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अगर देखें, फिर मतलब ये राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे मीनाक्षी मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, अनेक जो है ये। अब द्रविड़ शैली के अंदर ही जो है एक और शैली नायक शैली का जो है इसमें जो है विकास हुआ। ठीक, बहुत उसी नायक शैली में जो है मीनाक्षी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, तमाम मंदिर जो हैं वो आते हैं। अब आता है कि इसमें मंदिर के जो गर्भगृह है ना उसके ऊपर विमान को सबसे छोटा है। ठीक, गर्भगृह के ऊपर। ठीक, ये एक आप बात देखो, इसमें मंदिर परिसर एक प्राचीर से घिरा होता है। एक प्राचीर क्या होता है, चारों तरफ जो है एक दीवार है, दीवार। ठीक है, चारों तरफ एक दीवार, उसको बोलते हैं प्राचीर, उससे घिरा हुआ है। और मंदिर में एक प्रवेश द्वार है जिसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं। ठीक, ये गोपुरम है। अच्छा, जो मुख्य मंदिर का जो विमान का आकार है, विमान मतलब ये जो एरिया जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये ऊंचाई जो दे रहा है ऐसे। ठीक है, ऊंचाई जो है इसको विमान बोल रहा है। ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर ये विमान इसको बोलते हैं। ये क्या है, सीढ़ीदार है। देखो आप देख रहे होगे ऐसे 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 करके ऊपर जो है ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, ये सीढ़ीदार स्ट्रक्चर है पिरामिड के अनुसार। और यही ध्यान देखो कि जो द्रविड़ शैली में जो विमान होता है वो क्या होता है, ज्यामितीय आकार के होते हैं। नागर शैली में क्या होता है, वो सपाट होता है। अभी हम लोग समझेंगे, देखो नीचे अभी नागर शैली को समझेंगे, तो नागर शैली में देखो ना ये स्ट्रक्चर सपाट है, ऐसे प्लेन है। बट यहाँ पे आप देखो, अगर आप द्रविड़ शैली में, तो ये स्ट्रक्चर आप देखना, ये क्या है, ज्यामितीय आकार में ऐसे ऊपर उठता है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिड के समान होता है। मंडप जो होता है ना, ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, मंदिर का। जैसे ये गोपुरम में एंटर कर गए, परिसर में आ गए, अब यहाँ पे मंडप में गए, ये मंदिर का परिसर होता है, जो एंट्री द्वार होता है।
बड़ी संख्या में जो यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, नृत्य आयोजन होते हैं, पूजा पाठ भी होता है। अब यहाँ पे मंदिर परिसर में द्वारपाल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मतलब बनाई गई हैं इस वाले मंदिर परिसर में जो बताया गया है इसमें। और ये मंदिर में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जलाशय भी होता है, जलाशय होता है, ठीक है। अच्छा, अब विमान जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे गर्भगृह आप देख रहे होंगे, ये गर्भगृह है जहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। इसी के ऊपर एक ऊंची सी संरचना होती है विमान, ठीक, ये पिरामिड जैसी होती है, ठीक, वर्गाकार, कई मंजिल होती है, ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे घटती जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये होती क्या है इसके ऊपर कि इसी के ऊपर जो है आप देखना स्तूपिका, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है स्तूपिका, विमान के अंतिम मंजिल के ऊपर जो है यहाँ पे एकत्रित होता है। अब स्तूपिका के ऊपर एक कलश होता है, देखो ऊपर एक कलश होगा। अब कलश होगा, कई बार जो है यहाँ पे द्रविड़ शैली में एक पताका भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है कि विमान की जो ऊंचाई होती है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है ये उसके शिखर का ये बढ़ता जाता है। तो ये मंदिर साहब यहाँ पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, मंदिर में एक जलाशय भी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गोपुरम भी आप देख लिया, यहाँ पे स्तूपिका है। और ये अभी देखो मंदिर को देउल भी कहते हैं, ठीक है, मंदिर के यहाँ पे जो है इसको देउल भी बोलते हैं। तो यही देउल जो है ऊपर हम लोग जब देख रहे थे, देखो ये विमान या देउल, वही जो विमान जो उसको देउल, ये विमान या देउल मतलब वही स्ट्रक्चर ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे। तो यही बोल रहा है विमान या देउल, ये नागर शैली का बना है, ठीक है, विमान को शिखर बोलते हैं। जगमोहन जो ये पीढ़ा देउल के रूप में है, इसका शिखर पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा है। जो जगमोहन है, ये जगमोहन है ना, ये पिरामिड नुमा है, जबकि ये वाला जो है सपाट है, ठीक है, यही फर्क है इसमें। और नट मंडप क्या है, ये नर्तकों के लिए कक्ष है, और भोग मंडप है जहाँ पे प्रसाद वगैरह होता है, मंडप है। तो मंडप जो होते हैं अभी हम लोग समझेंगे, कई सारे मंडप होते हैं, कई नृत्य मंडप है, प्रसाद भोग मंडप है, यानी एक जगह प्रसाद और ये मंडप है, देखो नागर शैली में। अब नागर शैली में आते हैं हम लोग कि उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर में नागर शैली का निर्माण हुआ। तो नागर शैली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नागर जो का अर्थ होता है नगर, ठीक है, नागर शब्द जो है वो नगर से बना है। नागर का अर्थ नहीं होता, नागर शब्द जो है नगर से बना है, नगर में इसका निर्माण होता था, इसको नागर शैली बोलते हैं। इसमें यह जो है एक मंदिर स्थापत्य की शैली है, जहाँ से हिमालय से लेकर के कहाँ तक, विंध्य तक जो है ये प्रचलित थी। 8 से लेकर के 13वीं शताब्दी तक जो है उत्तर भारत में जो भी मौजूद वंश थे, उनके शासकों ने इसको जो है संरक्षण दिया। क्या दिया? संरक्षण दिया इस नागर शैली को, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है कि जो आधार है, बेस है, उससे लेकर शिखर तक एक चतुष्कोणीय होते हैं। समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता होती है, अभी हम लोग समझेंगे इसमें। इसे अनुप्रास्थिका या क्या बोलते हैं, उत्थापन समन्वय बोलते हैं। 8 भाग में जो पूरा मंदिर है ऊंचाई बांटा गया है, जैसे मूल हो गया, गर्भगृह हो गया, जंघा, कपोश, इसको कर्निस बोलते हैं, शिखर, कुंभ, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इस शैली में जो मंदिर में उसको अगर जो मतलब मंदिर होता है, इस शैली के मंदिर जब उड़ीसा में बनते हैं तो उड़ीसा में उसको कलिंग शैली बोलते हैं, जैसे ऊपर आपको पता है मैंने। गुजरात में उसको क्या बोलते हैं, लाट शैली, क्या बोलते हैं, लाट शैली। और हिमालय क्षेत्र में उसको पर्वतीय शैली बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि जो नागर शैली होता है, इसमें देखो पत्थर के चबूतरे पर वेदिका निर्माण, ये चबूतरा है, इस पर निर्माण होता है, आयतकार चबूतरा होता है, और इसके चारों कोने पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, ठीक है, चारों कोनों पे, ये बात ध्यान देना। मंदिर प्रांगण में जलाशय या तालाब नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने द्रविड़ शैली में देखा तो यहाँ पे बहुत बड़ा जलाशय बड़ा सा होता है, यहाँ पे कोई जलाशय या तालाब नहीं होता। जमीन पर क्रूस आकार की स्ट्रक्चर होती है, चौकोर मंदिर है, ठीक है, क्रूस आकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक। अच्छा, वक्रीय शिखर, धीरे धीरे जो अब जैसे घुमावदार जो शिखर होता है वो अंदर की ओर घूमता हुआ ऊपर चढ़ से अंदर की ओर, ऐसे ऊपर अंदर की ओर घूमता ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है, और चोटी पे जाकर के मिल जाता है, ठीक। चोटी के शीर्ष भाग पे तस्तरी होती है, देखो यहाँ पे तस्तरी है, देखो ये चीज़ देखो आप, ये वाला पॉइंट तस्तरी है, इसको हम लोग बोलते हैं आमलक, ठीक, आमलक बोलते हैं। और आमलक पर उभावदार वृक्क बनाया, इसे वृक्क ऐसे 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 जो है उभावदार वृक्क बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसमें देखो चबूतरा आपने देख लिया, अब ये मंडप है, इसको हम लोग अर्ध मंडप भी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे अनुष्ठानिक कार्य, जैसे एकत्रित होना, वहाँ पे बैठ करके पूजा पाठ करना, थोड़ा सा ध्यान मग्न लगाना, तो तमाम चीज़ें होती हैं, प्रसाद वितरण से लेकर के अनेक कार्य होते हैं। ये थोड़ा सा मुख्य मंडप से पहले वाला मंडप होता है। और इसके बाद जो यहाँ पे गर्भगृह होता है, मूर्ति जो है यहाँ पे देखिए आप, गर्भगृह है, इसी के मूर्ति के सिधाई में आप देखो तो आमलक से ऊपर एक जो है शीर्ष जहाँ पे मिल रहा है, एक जो लाइन डॉट 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 खींची गई है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है डॉट वाला, ठीक है, ये वाला देख रहे हो जो ये जो ऊपर जाता है, जहाँ पे विजय पताका लगाया गया है ऊपर एकदम शीर्ष पे, उसको बोलते हैं इधर एक्सिस मूड़ी, सिधाई में होता है। ये देखो सिधाई में एकदम सीधा है, मूर्ति के बराबर पैरेलल है,
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं शिखर, और शिखर के ऊपर एक्सिस मुड़ी है, एक्सिस मुड़ी जो ये वो पॉइंट है, और ये आमला का आपने देख लिया तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर है। ये मंदिर स्थापत्य की नागर शैली है जो कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। अब बेसर शैली है, इस स्थापत्य में नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं होती हैं। संरक्षक राज्य चालुक्य राष्ट्रकूट तो होयसल थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ नहीं होता, जहाँ पे प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, चारों तरफ घूमने वाला, जहाँ पे लोग जो है ऐसे परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य ये कौन सा है आपका, वेसर शैली है। वेसर शैली में क्या होता है, नागर और द्रविड़ दोनों की जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो इस पे राजवंश है संगम राजवंश, देखो तो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। सुलू वंश था, वो संगम वंश के पतन के बाद आया। तुलु वंश था, अब इसके शासनकाल में क्या हुआ था, विजयनगर था अपने एकदम मैक्सिमम जो ऊंचाई थी वो अपने शासन साम्राज्य की वो पा चुका था। अराविडु वंश था, ठीक है। अब आते हैं साम्राज्य का विस्तार। तो ये आप देखो साम्राज्य का विस्तार कहाँ से था, तो 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय जब शासन काल में थे, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी इसके बीच पर अधिकार था। 14 में उड़ीसा के शासकों को जो विजयनगर के अधीनता, माना उड़ीसा भी इसके कब्जे में आ चुका था, लगभग अधीनता स्वीकार कर लिया था। 1520 में जो है बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया गया था पूरी तरह से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अब उतना नहीं है, विस्तार नहीं पूछता। इंपॉर्टेंट क्या है, यूपी पीसीएस और आरओ में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पूछता ही है राज्य व्यवस्था। तो जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था उसमें अमर नायक एक सैन्य कमांडर होता था, ठीक है, जो राजा के द्वारा शासन करने के लिए जिसको जो है जिन्हें क्षेत्र दिया जाता था, कर वो टैक्स का कलेक्शन करते थे, ठीक है। जो आयगर व्यवस्था थी उसमें 12 आयगर जो है व्यवस्था, उसमें 12 पदाधिकारी होते थे, उसको सामूहिक रूप से आयगार बोलते थे। और शासन द्वारा प्रत्येक आवंटित गांव में इसको नियुक्त होता था। इसमें बाद में जो आयगर व्यवस्था थी उसमें जो पदाधिकारी थे, ये पद वास्तव में क्या हुआ, वंशानुगत हो गया, यानी कि पुत्र जो है वो उस पदभार को ग्रहण करने लगा, ठीक है। भू राजस्व का प्रशासन देखें तो अमरम और भंडारवाड़ा अमर नायकों के अधिकार वाली भूमि थी, ठीक। नायक जो थे, नायकों ने इन जमीन पर खेती के लिए कन्यालार की सेवा प्राप्त की थी। और मंदिरों को दिया जाने वाला जो कर मुक्त भूखंड था उसको बोलते थे मान्या, मतलब टैक्स फ्री जो पूरा आपका जो भूखंड था मंदिरों को देते थे उसको मान्या बोलते थे, ठीक है। अच्छा, इसके स्थापत्य के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य ने जो स्थापित किए। विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर परिसर, हजारा राम मंदिर, और ये हम्पी परिसर जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है वो। साहित्य की बात करें तो कृष्णदेव राय की जो साहित्यिक कृतियाँ थी वो अमुक्त माल्याद, फिर जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद जो है अष्ट दिग्गज थे, वो 8 कवियों के लिए प्रयुक्त थे जो उनके दरबार में रहते थे। अब आता है मंदिरों के में जो अन्य जो इम्पोर्टेंट जो ऐसी मंदिर थे जो कि सुर्खियों में रहे हैं, तो वो पहला है गांधी सरोवर या केदारनाथ मंदिर। तो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास गांधी सरोवर भारी जो हिमस्खलन है उसकी चपेट में आ गया, और गांधी सरोवर को हम लोग चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी सरोवर के बारे में इसका मूल नाम है कांति सरोवर, ठीक है। यह झील जो है, यह झील चोराबाड़ी ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। ऐसा मान्यता है कि जो भगवान शिव थे उसने सप्तऋषियों को यहाँ पे योग का ज्ञान दिया था। केदारनाथ मंदिर भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है, ठीक है। उत्तराखंड में 4 धाम में शामिल जो पवित्र स्थलों में से एक है। इसमें 3 धाम और कौन से, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। अब आते हैं हम लोग कि जो भारत में जो ज्योतिर्लिंग स्थित है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, देख लो। केदारनाथ है, बैद्यनाथ धाम है देवघर झारखंड में, काशी विश्वनाथ हमारे पास ही जो है, और गृहेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, रामेश्वरम है, ठीक है, भीमाशंकर है पुणे में, त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, सौराष्ट्र सोमनाथ में, ठीक, सोमनाथ जो है सौराष्ट्र में, यानी सोमनाथ मंदिर यहाँ पे आप देख ही रहे होगे। नागेश्वर दारूकावन गुजरात में, ओमकारेश्वर यह खांडवा एमपी में, और महाकालेश्वर महाकाल उज्जैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब आता है संगमेश्वर मंदिर। तो कृष्णा नदी में बाढ़ आई और जो संगमेश्वर मंदिर आप देख रहे होगे फोटो में, आप पूरा एकदम जलमग्न हो गया। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में है। यहाँ पे हर साल जो है श्रीशैलम बांध के बाद जो है ये बैक वाटर जब होता है उसमें से आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम बांध है तो वहाँ से ये डूब ही जाता है। नागर शैली में बना है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगमेश्वर मंदिर खबर में है, और सबसे बड़ी बात है साउथ में नागर शैली में है, ध्यान देना नागर शैली में है। सवाल यहाँ पे पूछेगा और गलती कर दोगे आप, साउथ का है तो ऐसा ना हो कि फिर हम लोग यहाँ पे द्रविड़ शैली लगा के चले आना, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब आता है कामाख्या मंदिर। तो असम की जो कामाख्या मंदिर है उसमें अम्बुबाची मेले का आयोजन हुआ। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट है यही खबर ही, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ, असम के कामाख्या मंदिर में हर साल होता है, ठीक है। ये जो देवी कामाख्या के जो वार्षिक रजस्वला के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है, ठीक।
कामाख्या मंदिर है वो आपको देखते हैं। यहाँ पे देखो गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी है, उसी पे जो कामगिरी पहाड़ी उसको बोलते हैं, या नीलाचल पहाड़ी वहीं पे स्थित है। काला पहाड़ जो था उसने नष्ट कर दिया था। तो फिर इसके बाद जो है कोच राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका जो निर्माण है, पहले देखो सबसे पहले निर्माण किसमें होता, तो ऊपरी वर्मा जो ताई प्रवासी थे, बंगाल की पाल शैली और अहोम स्थापत्य शैली, तीनों के रूप में इसकी विकसित थी। मतलब तीनों के यहाँ पे मिश्रण था, वहाँ से इसकी विकसित हुई, पहला बना। फिर जब इसका नष्ट कर दिया गया तो फिर से जो दोबारा पुनर्निर्माण हुआ तो वास्तुकला की नीलाचल शैली में जो है वहाँ के स्थानीय शैली है उसके हिसाब से निर्माण किया गया। ठीक है, 51 शक्ति पीठों में से एक है कामाख्या मंदिर, जहाँ पे देवी सती के योनि वाला भाग जो वहाँ पे गिरा था। ठीक है, और यहाँ पे तांत्रिक पूजा का केंद्र भी है और आर्य अनार्य दोनों समुदायों की मान्यताओं प्रथाओं का भी केंद्र है। अब आता है ज्योतिष मठ या ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार की जो चमोली जिला है उसकी जोशी मठ तहसील का नाम जो है बदलकर ज्योतिर्मठ, और नैनीताल जिले की जो आपका कोश्या कोटेली तहसील है उसका नाम श्री कैंची धाम करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। तो ज्योतिर्मठ के बारे में जानते हैं, तो 8वीं शताब्दी में बहुत फेमस है कैंची धाम, सब लोग जाते भी हैं। तो 8वीं शताब्दी में जो दार्शनिक थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने देश भर में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। उसमें से प्रमुख एक ये है, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार से इन मठों की स्थापना की थी। अद्वैत क्या है, वेदांत का एक रूप है जिसे अद्वैतवाद दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये बोलता है अद्वैत के सिद्धांत की केवल ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है और सब कुछ जो परिवर्तनशील दिखने वाला जो संसार है वो केवल क्या है, ब्रह्मा की माया है, एक तरह से वो माया ही है, वो वास्तविकता नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं अलगर मंदिर तमिलनाडु, वैगई नदी जो है तमिलनाडु, वहाँ से भगवान कल्लालगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही चितिराई उत्सव संपन्न हुआ। चितिराई उत्सव, तो ये सब ऐसे ऐसे नाम है ना कि याद तो नहीं रहेंगे, पर एक बार आप जरूर जब 2-3 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना तो चीज़ें जो है आपके बैक ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो एलिमिनेट कर ले जाओगे, इतना तो है। ठीक है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, प्रीलिम्स में कुछ भी छोड़ना एक तरह से आपके लिए जो होगा ना कि वो बैकफायर कर जाएगा। तो चितिराई उत्सव संपन्न हुआ। ठीक है, किसका, भगवान कल्लालगर की ये शोभा यात्रा पूर्ण हुई वैगई नदी से। तो अलगर मंदिर ये है कि तमिलनाडु के मदुरै में अलगर पहाड़ियों की तलहटी में, देखो आप पहाड़ी उसकी तलहटी में ये मंदिर है अलगर मंदिर। ठीक है, भगवान विष्णु के 108 जो अधिष्ठान है उसमें से एक है। ठीक है, 6 गलियारे हैं। और ये ध्यान दें, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तमिल का जो महाकाव्य है शिल्पादिकारम और अलवार संतों का जो भजन है उसमें मिलता है। नायक कला शैली में जो है इसके स्तंभ जो है मंदिर के वो निर्मित किए गए हैं। अब आते हैं श्री माधव पेरुमल मंदिर। श्री माधव पेरुमल मंदिर काफ़ी हद तक जो है भवानी सागर बांध के कारण डूबा हुआ था। अब ये डूबा हुआ था, इस मंदिर में जो अभिलेख पाए गए हैं इस मंदिर में, वहाँ से पता चला है कि 1000 साल पुराना यहाँ पे एक जो है ट्रेड रूट था। ठीक है, यह मार्ग क्या था, व्यापार मार्ग। तो जो भवानी नदी और मोयार नदी है उसको पार करके तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र है उसको दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ता था। ठीक है, शिव को समर्पित है, होयसल शासकों का अधीन था, मंदिर का क्षेत्र था। अब आता है केसरिया स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो, कंफ्यूज कर दोगे ना ऐसा। अगर आपको पूछ देगा केसरिया स्तूप और ऑप्शंस दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आपको सारनाथ भी ऑप्शन दे देगा तो हम्पी वगैरह तमाम दे देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी और जो नहीं पढ़ा रहेगा, जो उस बैकग्राउंड का नहीं है। तो केसरिया स्तूप क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। ठीक, गोलाकार है, ईंट मिट्टी चूने के मोर्टार से बनाया गया है। ठीक, जो इंडोनेशिया में बोरोबदूर स्तूप है उससे भी ऊंचा है, 104 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी भारत मतलब इसका उल्लेख कांग फायान वेनसांग ने भी किया है। यहाँ जो है मान्यता है कि यहाँ भगवान ने जो है 22वां उपदेश दिया था और अपनी जो है महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भी की थी। ठीक है, अच्छा, बुद्ध के आगमन की स्मृति में जो है लिच्छवियों ने इस स्तूप को बनवाया था। ठीक, अब आता है चंद्रवल्ली गुफा परिसर। तो यह गुफा यह परिसर जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है और ये जो है यहाँ पे अपनी मरम्मत और रखरखाव की जो नीड थी उसी कारण से चर्चा में रहा। प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये गुफा है, लौह युग की मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसको हम जो है अनकली मठ के नाम से भी जानते हैं, अनकली मठ। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में अगर बात करें तो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन से, चित्रदुर्ग, किरण बनकल्लू और जोलागुड्डा, 3 पहाड़ी हैं उससे ये घिरा हुआ है। और इसकी देखें तो इसके परिसर से 7 मतलब इस पर जो कलाकृतियाँ मिली हैं तो बहुत सारे जो साम्राज्य हैं उनकी मिली हैं, उसको या जानना नहीं इतना जरूरी है। ठीक है,
अब यहाँ इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि कदम वंश की जो राजा है मयूर शर्मा, इसका एक शिला जो लेख मिलता है, इसका ऐतिहासिक महत्व दर्शाता है, यानी काफ़ी ऐतिहासिक है ये। ठीक है, तो ये बहुत ऐसा माना जाता है कि जो अनकगली के संत थे, कलगी के संत थे, वो यहाँ पे जो है ध्यान केंद्र के लिए जिसका इस्तेमाल करते थे, गुरुकुल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले यूनिट पे, जिसमें दिया है मूर्ति कला, चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो शास्त्रीय भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला समझो कि स्टार मार्क कर लो आप। अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, इनको जो है शास्त्रीय भाषा देने की दर्जा की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो पहली बार अगर बात करो तो 2004 में एक नई श्रेणी बनाई गई थी शास्त्रीय भाषा की। ठीक है, शास्त्रीय भाषा की, और इसके लिए जो है साहित्य अकादमी के तहत एक भाषाई विशेषज्ञ समिति की गठन करने की बात हुई थी और गठन किया गया। तो 6 भाषाओं को जो है शुरू में समय के अनुसार बदलते वक्त में, जैसे 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, फिर मलयालम, फिर उड़िया, ये जो है 6 भाषाओं को जो है इसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दी गई थी। ठीक, अब इसके बाद जो है अब मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली 5 और हो गए, इन टोटल कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, 6 5 11। अच्छा, ये जो है ये जो सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो हमारी भारत की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी हैं। ठीक, ये बातें। अब यहाँ पे जो मानदंड होता है ना, ये भाषाई विशेषज्ञ समिति किसी भी जो शास्त्रीय भाषा को घोषित करने के लिए, मतलब ये जो मानदंड है कि मौलिक साहित्यिक परंपरा हो, उसको हटा दिया, क्योंकि इसको साबित करना या उसको अस्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ठीक, अब इसके जो शास्त्रीय भाषा अभी नए मानदंड बनाए गए हैं, जैसे क्या मानदंड है, तो मानदंड नहीं ये पूछेगा, जैसे भाषा का बहुत 1000-2000 वर्षों का जो इसका इतिहास हो, कई बोलने वाली कई पीढ़ियाँ कई ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हों, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ हो, और मूल अर्थ से अलग जो है इसका मतलब मूल भाषा साहित्य अपने जो अलग अलग जो उसके शाखाओं से स्वरूप से मिलता हो या वर्तमान स्वरूप से अलग हो। तो ये तमाम जो उसके ना मानदंड हैं, मानदंड नहीं पूछेगा कभी भी प्रीलिम्स में। तो अब होता क्या है ना, इसका जो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिलता है उसके लाभ क्या है। तो इस भाषा के विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 पुरस्कार मिलते हैं। कौन सा एक मिलते हैं वो समझेंगे। जैसे यूजी अध्ययन के लिए केंद्र बनता है, हर विश्वविद्यालय में आप देखोगे तो भाषाओं के लिए एक अलग से पीठ की स्थापना भी होती है, तो ये उसके लिए पीठ, भाषा पीठ बनते हैं। अध्ययन के लिए भाषा के लिए जो एक नए कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी अब आते हैं कि नई जो सांस्कृतिक भाषा, नई जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको जो मिला है, जैसे प्राकृत है, तो यह इनकी भाषाओं को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यह इंडो आर्यन भाषाओं की निकटता से एक समूह है। आमजन की भाषा थी प्राकृत। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत में, तो संस्कृत जो था वो काफ़ी ऊंचे कुल के लोग जो थे, या जो साहित्यिक कृतियाँ थीं, साहित्य जो लिखे जाते थे, वहीं तक उसका इस्तेमाल होता था। आम बोलचाल की भाषा में प्राकृतिक इस्तेमाल होती थी। ठीक है, अच्छा, पाली जो है, अगर आप देखो बौद्ध साहित्य जो है पाली में लिखे, प्राकृत भाषा का एक रूप है। पाली जो है ये इसका पहचान मगधी प्राकृत के रूप में प्राकृत के रूप में की गई है। ठीक है, कई सारी जातक कथाएं जो हैं और दार्शनिक रचनाएं जो हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। अब इसमें आप देखो तो बौद्ध पाली ग्रंथ जो 3 सामान्य पिटारी में भेजे थे, जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध संघ के मठ के नियमों का ग्रंथ है। सुत्त पिटक में सबसे बड़ा त्रिपिटक है जहाँ पे उपदेश और धार्मिक कविताएं हैं, और अभिधम्म पिटक जो है दर्शन का संग्रह है बौद्ध धर्म के। शब्दावलियाँ अगर बात करें तो इस शब्दावलियों को नोट करना, ये यूपीएससी का बड़ा फेमस सा और बड़ा ही महत्वपूर्ण, जैसे होता है ना कि फेवरेट सा एकदम सा टॉपिक है ये। चित्त यानी उससे चेतना की बात कर रहा है। चेतसिक यानी चित्त या चेतन संबंधी। रूप जो भौतिक रूप की बात करता है। और निम्बान को याद रखना, अंतिम मुक्ति उसका अर्थ होता है। मराठी जो है ना वो इंडो आर्यन भाषा है। इंडो आर्यन भाषा मराठी जो है, इसका उद्भव जो है वो मराठी प्राकृत से हुआ है। ठीक, यह सातवाहनों की एक राज्य की भाषा थी। असामी और बंगलिया दोनों की उत्पत्ति मगधी प्राकृत से हुआ है। ठीक, ये मगध दरबार में राज्य की भाषा थी। प्राकृत भाषा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे अर्धमागधी। ठीक है, आधुनिक बिहार और मौर्य साम्राज्य में बोली जाती थी। ठीक, महावीर जो जन्म है मगध में हुआ था, और यहाँ पे जो ग्रंथ थे वो मैक्सिमम जो है अर्ध मगधी में ही लिखे गए थे। सौरसैनी ये यूपी के जो पश्चिमी भाग है ना मूल रूप से वहाँ बोली जाती है। ठीक, और महाराष्ट्री यह उत्तर पश्चिम के दक्कन क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक,
शास्त्रीय भाषाओं को जो बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, तो सरकार ने बहुत सारे की है काम। जैसे संस्कृत के लिए बहुत सारे जो है ये पीठ बनाए गए, संस्थान बनाए गए। ठीक, इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई। राष्ट्रीय, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है, अब एक भाषा पीठ भी बनाया गया। इम्पॉर्टेंट ये है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। अब ये करेगा क्या, तो इसका उद्देश्य ये है कि पांडुलिपि जो विरासत है उसका क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, कंजर्वेशन करेगा, डिजिटलाइजेशन करेगा और उसका ऑनलाइन जो है एडवर्टाइज करेगा उसको। ठीक है, तो ये काम करेगा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। नेक्स्ट आता है तोलू बोमा लट्टा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी तोलू बोमा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है और यह कला जो है विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। तोलू बोमा लट्टा को आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, चमड़े की जो गुड़िया होती है ना, उसी के नृत्य के रूप में इसको जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी वाला रीजन है वहाँ पे बनता है, बकरी का खाल, उसी से चमड़ा ये बनता है। ठीक, और इसके नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो छोटी छोटी फोटोग्राफिक जो प्रदर्शिताएँ होती हैं, उसको क्लिप्स होते हैं, उसको उस पर किया जाता है। ठीक है, इसके स्क्रीन के पात्र कौन कौन, जानवर, पक्षी, देवता, राक्षस, इसका जो है ये पात्र होते हैं। जैसे इसमें जानवर, पक्षी वगैरह दिखाए जाएंगे। मुख्य विषय इसके क्या होते हैं, रामायण महाभारत। तो ये कठपुतली कला में आता है। ठीक है, तो कठपुतली कला भारत की में 4 प्रकार की है, वो देखो कौन कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जाना। मतलब आप इसके लिए होता है ना कि वो नितिन सिंघानिया पढ़ो, या फिर मुझे उतना वैल्यूएबल नहीं लगता, उतना समय नहीं देना चाहता मैं किसी भी चीज़ को जो कि उसमें भूल ही जाओ आप। तो पीटी में बहुत सारी चीज़ें जो है स्टैटिक दी जाती हैं, उसको आप कर लो और मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से हो जाती है। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो आना रहेगा उतना में आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसमें पहला है धागा पुतली। धागा पुतली जो होती है वो, इसमें अगर बात देखो तो धागाओं द्वारा इसका संचालन होता है और कई सारे इसको जो है लचीलापन, माने इसको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके रीजन्स कौन कौन से जहाँ पे धागा पुतली बहुत इंपॉर्टेंट है कठपुतली में, तो ये देखो तो राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। एग्जाम्पल के तौर पे कठपुतली यहाँ पे राजस्थान में, इसको बोलते हैं गोयम्बेट्टा बोलते हैं कर्नाटक में, बोमलट्टम बोलते हैं तमिलनाडु में, और कुनढेई बोलते हैं वो उड़ीसा में। एक होती है छाया पुतली, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था। ये देखो, ये चमड़े की बनी जो गुड़िया होती है, इसको नृत्य के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, चमड़े और किससे होता है, बकरी की खाल से। तो जो छाया पुतली होती है ना, ये चपटी होती है, चमड़े से बनती है। ठीक है, और उन्हें पारभासी बनाने के लिए उसको हम लोग उसको रिफाइन करते हैं। जैसे रावण छाया उड़ीसा में, फिर तोगालू गोयम्बेट्टा कर्नाटक में, और तोली बोमबट्टा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये अनेक प्रकार की जो छाया पुतलियाँ हैं। अब आते हैं दस्ताना पुतली। तो ये अगर ये आप देखो, दस्ताना पुतली को भूजा कर यानी हथेली पुतली भी बोलते हैं। यूपी के दस्ताना पुतली नाटक जो है वो क्या करते हैं, सामाजिक विषय वस्तु जो होते हैं, सोशल इशूज़, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उड़ीसा में राधा कृष्ण की कहानियाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पे ये बेस्ड होते हैं। इसका रीजन जो है वो दस्ताना पुतली वो यूपी में है, तो यूपी स्पेशल है, एक आपको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए पावाकुथु जो है वो केरल का पारंपरिक दस्ताना पुतली नाटक है, उसका नाम क्या है, पावाकुथु। ठीक है, ये चीज़ है। अब आता है छड़ पुतली। छड़ पुतली जो है तो वो दस्ताना पुतली का क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, लेकिन काफ़ी बड़ी होती है और उसको नीचे छड़ पे उसको बेस किया था, उसी से वो संचालित होती है। इसका रीजन कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। पुतुल नाच या यमपुरी बिहार वगैरह इसको जो है इसमें शामिल होते हैं। अब देखो यहाँ पे भारत ने पुतली कला, कठपुतली जो है ये राजस्थान में है, यमपुरी बिहार में है, पुतुल नाच कहाँ पे है, असम में, पुतुल नाच फिर ये वेस्ट बंगाल में भी है, कुढ़नेई रावण छाया कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश, बोमलट्टम तमिलनाडु, पावाकुथु केरल, गोयबट्टा तोगालू गोयम्बट्टा ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये क्या है, पुतली कला के जो है मैप बना करके इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिया। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है पेंटिंग्स न्यूज़ में रही हैं। वैसे तो जो आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट होंगे, मतलब जो बेसिकली जो आर्ट और फाइन आर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, वो काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं और उनके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। बट हम लोगों को क्या है कि इसमें यूपीएससी ने जो पूछा गया है सवाल, उसी के हिसाब से अगर मैं बता दूँ तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस पर नाम पढ़ना है, ये क्या है और ये किस एरिया से बिलोंग करता है, बस ये देखो। तो सोहराई पेंटिंग क्या है, एक भित्ति चित्रकला है। ठीक है, दीवारों, मिट्टी की दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जनजाति जो संस्कृति है, जनजाति जो ट्राइबल कल्चर है, उसमें कृषि के जीवन की शैली जो है ना, उसी के प्रति ये उसी को रिप्रेजेंट करते हैं।
इस पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये पेंटिंग कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, तो हजारीबाग के ज़िले में ये प्रचलित है। ठीक है, हजारीबाग। अब आता है मातानी पछड़ी चित्रकला, धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। देवी चित्र यहाँ पे बनाई जाती हैं। ठीक है, मैरून सफ़ेद कई प्रकार के इसमें कलम का देता है। और चित्र बनाने के लिए बांस की छड़ी से कलम बनाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे, गुजरात में हुई। कलमकारी शैली से ये प्रभावित है शैली, मातानी पछड़ी चित्रकला। और कौन सा समुदाय से संबंधित है, तो वाघरी समुदाय जो है इसके लिए जो है बड़ा इस पेंटिंग के लिए माने जाते हैं। देवी मातानी पछड़ी का मतलब है देवी माँ की मूर्ति के पीछे। ठीक है, अब आता है कुमितिपति शैल चित्रकला। कुमितिपति शैल चित्रकला के बारे में हम समझते हैं। ये 3000 साल पुरानी चित्रकला है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है तब तो। ये 3000 साल पुरानी चित्रकला है। ठीक है, अब इसमें जो कलाकार थे उन्होंने आकृतियों को चित्रित करने के लिए गोंद जो होता है ना, नेचुरल गोंद, उसके साथ एक अकार्बनिक वाइट जो है वो एक जो कलरफुल लिक्विड था उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तमिलनाडु में अधिकांश जो शैल है वो स्थल शैलासनों पे जो शैल चित्र है वो बनाए गए हैं। वो जबकि कुमितिपति शैल चित्र क्या है, एक गुफा के अंदर बनाए गए हैं और 3000 साल पुरानी है ये। इसकी उस अवस्थिति कहाँ पे है, तो कुमितिपति शैल चित्रकला की अवस्थिति कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रारंभिक निवासी थे उनके जीवन वगैरह को यहाँ पे चित्रित किया गया। केरल भित्ति चित्रकारी, उत्पत्ति कहाँ पे, केरल में, नाम से आप समझ रहे होंगे। तिरुनंदीकारा गुफा मंदिर में है। ठीक है, भक्ति आंदोलन और प्रकृति से प्रभावित है। इसमें हिंदू महाकाव्यों को उद्देश्य को चित्रित किया गया है। ठीक, ये बातें हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो कुछ सुर्खियाँ खबरों में रही हैं वो हम लोग समझते हैं। पहला है कुचिपुड़ी नृत्य। तो कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो हमें बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एक क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी गांव है, उसकी यहीं पे इसका ओरिजिन हुआ था। पहले इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते थे, लेकिन अब पूरे भारत में जो महिला है वो भी उसकी प्रमुखता प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो ये बात है। इसकी विशेषता एक होती है तरंगम, पीतल की थाली किनारे पैर रख के नृत्य करता है कलाकार जो होता है उसको तरंगम। कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैली, एक है नृत्य नाटक, दूसरा एकल नृत्य प्रस्तुति। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, 17वीं शताब्दी के एक जो प्रतिभाशाली वैष्णव कवि और दृष्टा सिद्धांत योगी ने यक्षगान के रूप में इसकी कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। यक्षगान क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पाँचवा उड़ीसा, सत्री और मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। ये 8 को आपको जो है लर्न करना पड़ेगा। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्री, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। ठीक है, अब आता है मोहिनीअट्टम नृत्य। तो केरल कलामंडल ने मोहिनीअट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, मोहिनीअट्टम क्या है, सोलो डांस है, केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है, महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख जो है 1709 में मझमंगलम नारायण नंबूतिरी द्वारा जो लिखित व्यवहार माला है और बाद में कुंजन नंबियार ने लिखा था घोष यात्रा, उसमें इसकी उल्लेख मिलती है। ईश्वर के प्रति जो है प्रेम, भक्ति और विष्णु के अवतार वगैरह इसके नृत्य के प्रमुख पात्र होते हैं। 40 मुद्राएं होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवुकल। ठीक है, और ये मुख की अभिव्यक्ति और हाथ की जो मुद्राएं होती हैं उसको अधिक इसमें महत्व देते हैं। नेक्स्ट आता है कलारी पयट्टू। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारी पयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। अब ये क्या है, उसकी उत्पत्ति, ये एक मार्शल आर्ट है। उसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट की कलाओं में से एक है। क्या है उसका नाम है, कलारी पयट्टू। इसको जो है खेल के रूप में जो है मान्यता दे दी है, क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे जो है ऊंची ऊंची छलांग कलाबाजी वगैरह होती है। ठीक है, इसकी 2 शैलियाँ भी है, ढक्कन यानी उत्तरी शैली और ठेक्कन यानी कि जो है दक्षिणी शैली। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखना है भारत के अन्य मार्शल आर्ट कौन कौन से। स्क्वैश, इसको जम्मू कश्मीर में, टोडा हिमाचल प्रदेश में, सारिक सरक मणिपुर में, लाठी खेला बंगाल में, सिलंबन और कुट्टू वसरई तमिलनाडु में, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में होता है। अब ध्यान देना है, इसे जो है यूथ गेम, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें भी शामिल किया गया था। 3 अन्य थे, गतका पंजाब का, थांगता जो है मणिपुर का और मलखंब महाराष्ट्र। इसके साथ ही जो है
वो कलारीपयट्टू को यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया था। वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने की में भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध जो फकीरप्पा गुरबक्सा हलकट्टी है, उसको देश ने उनको जयंती पर उनको याद किया गया। ये प्रसिद्ध है, फकीरप्पा गुरबक्सा हलकट्टी जो है, इनको याद रखना है, ठीक है, प्रसिद्ध। अब ये वचन शब्द क्या है? वचन का अर्थ है जो बोला गया है, ठीक है। कन्नड़ लयबंध रचना का प्रकार है, कन्नड़ कविता के रूप में आता है। इस साहित्य की जो शैली थी 11वीं शताब्दी में फली फूली हुई थी और 12वीं शताब्दी में बहुत अधिक जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पे रही। गुरु जो बसवन्ना थे ना, इसमें कर्नाटक में इन्होंने शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। और शरण की जो संस्कृति के सिद्धांत है वो है अरिवु, आचार, अनुभव, कायक, दासो। इसका अर्थ भी है, अरिवु का अर्थ है जागृति ज्ञान, आचार माने अभ्यास, अनुभव माने आध्यात्मिक ज्ञान, कायक माने शरीर श्रम के माध्यम से जो अर्जन होगा, और दासो मैं अहम, मतलब मैं कि बिना किसी अहम के ज़रूरतमंद को अपनी कमाई का हिस्सा दूंगा, ये दासो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर तंजावुर मीणा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है, ये देखना आप बहुत अच्छे से समझो। तंजावुर मीणा में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि तंजावुर मीणा क्या है, एक तंजावुर एक स्थान है, ठीक है, जहाँ पे सरस्वती वीणा बनती है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो तमिलनाडु का शहर तंजावुर है ना, ये वीणा कला के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। वीणा के कई प्रकार जो होते हैं हिंदुस्तानी संस्कृति में, मतलब शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक में तो सरस्वती वीणा है, रुद्र वीणा है, चित वीणा है, चित्रा वीणा है, अनेक वीणा होती है। और ये जो आपका तंजावुर वीणा है ना, सरस्वती वीणा का प्रकार है, इसमें ये जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र जो जीआई टैग मिला है जिसको, वो है तंजावुर वीणा, ठीक है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, ओट्टू वीणा, एकांत वीणा, ठीक। अभी जो वीणा होती है ना, इसमें इसको क्या है कि कटहल की लकड़ी से बनाते हैं। 3 भाग होता है, अनुनादक, डंडी और ट्यूनिंग बॉक्स, ठीक है। अनुनादक यहाँ पे जहाँ पे इसको फूंकते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रतीक क्या है कि विद्या और कला की देवी सरस्वती जो है वीणा का धारण करती हैं। तो ये था हमारा जो है आज की क्लास में दो यूनिट हम लोगों ने कवर किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि अभी मार्शल आर्ट में भी हमने समझा, मोहिनीअट्टम नृत्य को समझा, कुछ अनेक कुचिपुड़ी नृत्य है, बहुत सारी चित्रकला को, स्थापत्य कला को, नागर बेसर शैली। तो इससे क्या हुआ, स्टैटिक पोर्शन जो था, जो हम लोग पढ़ते नितिन सिंघानिया में, वो तो पढ़ लेते बट करंट अफेयर्स को ऐड नहीं कर पाते। जब यहाँ पीटी में हमने कहा तो करंट अफेयर्स आता, स्टैटिक चीज़ों को भी हमने देख लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो रिवीजन था वो हो गया और इससे अधिक याद भी नहीं होगा, ठीक है। और इससे अधिक याद करना जो है वो आपके लिए हानिकारक हो, क्योंकि सब भूल जाओगे आप। तो ऐसे में जितना जो दिया जा रहा है इसको आप एकदम अच्छे से कर ले जाइए और 2 यूनिट आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 2 यूनिट 3 यूनिट और बचा हुआ है तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट की जो भी PT 365 आएगी, इन्वायरमेंट की अभी नहीं आई है हिंदी में, इकोनॉमिक्स की आ गई है, उसको भी हम लोग जो है कल से ही शुरुआत कर रहे हैं। और मुश्किल से उसमें मैं समय इसलिए लिया हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशन किया हूँ, बजट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बहुत सारे वैल्यू एडिशंस उसमें करके, गैप्स जो है उसमें चीज़ें जो समझ में नहीं आई हैं और बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जो भर गई हैं इकोनॉमिक्स में, उसको मैं हटा करके 3 से 4 घंटे में सब कवर करा देंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ये PT 365 जो कल्चर की है वो साथ ही अब तीनों चलेंगी क्लासेस और बिल्कुल आराम से जो है हम लोग इसको कवर कर जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।